जब मेरी शादी के बाद मैंने अपने पति को देखा तो वो किन्नर थे। मुझे यह बात पता चलते ही मेरी हालत ख़राब हो गई। भला कौन लड़की चाहेगी कि उसका पति किन्नर हो, लेकिन मैंने अपने पति को अपना लिया क्योंकि वह बहुत अच्छे स्वभाव के थे। एक दिन मुझे चक्कर आने लगा। जब मेरा चेकअप करवाया पता चला कि मैं प्रेग्नेंट थी। अब तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। एक दिन मैंने देखा कि मेरा पति, मेरा नाम नेहा है, मेरी छोटी सी उम्र में ही शादी कर दी गई। लड़के को नहीं बल्कि उसके धन को देकर मेरी शादी उस लड़के से करा दी। हमारे गांव की पुरानी परंपरा थी, शायद इसी परंपरा का शिकार मैं भी हुई थी। आखिर हो भी क्यों ना, मैं भी तो उसी गांव में जन्मी थी। 3 भाइयों की सबसे छोटी बहन थी। जब मेरी उम्र 16 साल की हो गई, लाजमी था कि अब मेरे ज़्यादा दिन इस घर में नहीं है। घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। एक रिश्ता मिला था जिसमें लड़के की उम्र मुझसे दुगनी थी। उसके पास ज़मीन ज़्यादा होने की वजह से घर वालों को यह मेरे लिए ठीक लगा। जब मुझे ये बात पता चली तो शायद मुझसे ज़्यादा दुखी कोई ना हुआ होगा, क्योंकि कौन भला ऐसे रिश्ते से खुश हो सकती है। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि गांव की सभी लड़कियों के साथ होता था। लेकिन मेरी किस्मत में साथ दिया और वह रिश्ता होने से पहले ही टूट गया, क्योंकि उन्होंने काफ़ी धन की मांग की थी, लेकिन मेरे माता पिता की हैसियत नहीं थी, जिसकी वजह से ये रिश्ता नहीं हो पाया। खैर, अच्छा ही हुआ, मैं खुश हुई। ऐसे ही दिन निकल गए। अब मेरे लिए एक और रिश्ता आ गया। घर वाले जिक्र कर रहे थे कि लड़का हमारी नेहा की जितनी उम्र का है और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। मैं हैरान थी कि ये मेरी अच्छी किस्मत थी या फिर कोई जादू हो गया है, क्योंकि मैंने आज तक पूरे गांव में किसी को भी नहीं देखा कि यहाँ की लड़कियों को उनकी उम्र का हमसफ़र मिला हो। हर लड़की का दूल्हा अक्सर उसकी उम्र से दुगना होता था। खैर, मैं तो खुश थी कि मुझे इन सब का शिकार नहीं होना पड़ा। मेरा रिश्ता तय हो गया और मेरे होने वाले दूल्हे का नाम दिनेश था। घर वाले कह रहे थे दिनेश ने दहेज लेने से मना कर दिया है। शायद मैं पहली बार देख रही थी कि ऐसी सोच भी किसी की हो सकती है। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब मुझे लग रहा था कि मुझे इस गांव के सभी घटिया रीति रिवाजों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि जो लड़का दहेज के लिए मना कर रहा है उसकी सोच कितनी अच्छी होगी। अब मैं दिनेश के साथ अपनी ज़िंदगी के ख्वाब बुनने लगी थी। खैर, दिन निकलने में समय नहीं लगा और मेरी और दिनेश की शादी हो गई। दिनेश मुझे अपनी दुल्हन बना के अपने घर ले गया। मुझे अपनी विदाई के समय ज़रा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि आज तक जो मैंने इस गांव में झेला था वो बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इन लोगों की छोटी सोच का शिकार सभी लड़कियां होती थी, लेकिन मैं इस दुनिया की पहली लड़की थी जो अपने गांव और अपने पूरे परिवार से दूर होकर खुश थी। खैर, मेरे ससुराल में बड़ी ही धूमधाम से स्वागत किया गया। दिनेश के घर में उसकी माँ के सिवाय कोई नहीं था। दिनेश के पिताजी उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। खैर, स्वागत का समय आया और मुझे एक सजे कमरे में भेज दिया गया। थोड़ी ही देर बाद दिनेश कमरे में आए। उसके बाद मुझे जो पता चला, मेरे होश उड़ गए। मुझे पता चला कि दिनेश एक किन्नर थे। मैं मानो खुद को संभाल नहीं पाई। मेरी आंखों में अब आंसू थे। ये सब क्या हो गया था? अगर दिनेश किन्नर थे तो उन्होंने शादी ही क्यों की? आखिर उनका क्या मकसद था मेरी ज़िंदगी ख़राब करने का? अब मेरे आंखों के सामने पिछली वो सारी बातें आ रही थी। दिनेश का यूँ दहेज ना लेना, ऐसी सोच के पीछे उनका ये रूप छुपा था, उसका मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा पाई। अभी मुझे समझ आ चुका था कि दिनेश ने इतना अच्छा होने का नाटक क्यों किया। मैं जो उम्मीद और अरमान लेकर अपने ससुराल आई थी उन सब पर पानी फिर चुका था। मेरा चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। मुझे तो मानो दिनेश से नफरत सी हो रही थी। मेरे चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। आखिर एक किन्नर पति पाकर लड़की खुश होगी। मुझे तो अपनी सास पर भी गुस्सा आ रहा था। वो भी एक औरत है और एक औरत होकर वो दूसरी औरत का घर कैसे बर्बाद कर सकती है। अपने बेटे की पूरी सच्चाई जानते हुए भी उन्होंने उसकी शादी करवा दी और मेरे घर वालों को इस धोखे में रखा। अब दिनेश की सारी सच्चाई जानने के बाद मैं उसके साथ कैसे रह सकती थी? आखिर रहती भी किस उम्मीद से एक किन्नर के साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकती थी? मैं अपना सामान बैग में डालने लगी, तभी मेरी नज़र दिनेश पर पड़ी। वो सोफे पर अपने उतरे हुए चेहरे के साथ बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और वो मेरी तरफ इस कदर देख रहे थे मानो उन्हें मुझसे कोई उम्मीद हो। जैसे तैसे दिनेश ने हिम्मत की और मुंह मेरी तरफ करके मुझसे कहा कि नेहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम मत जाओ। उनकी ये बात जैसे मेरा कलेजा चीर गई और उनके ये शब्द मेरे कानों में बार बार दौड़ रहे थे। मैं दिनेश को कोई जवाब नहीं दे पाई और चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। घर के बाहर गार्डन में जाकर मैं रोने लगी और खुद की किस्मत को कोसने लगी कि आखिर किन कर्मों का फल मेरी किस्मत में लिख दिया है।
मैं चाहकर भी दिनेश के वो 2 शब्द भुला नहीं पा रही थी। दिनेश का रोकना मुझे अंदर से झंझोक रहा था। ये रात मेरे लिए सबसे खतरनाक थी, क्योंकि जिस रात एक पत्नी अपने पति के साथ होती है, वही रात मैं अकेले रोते हुए गुजार रही थी। खैर, पूरी रात मैंने अपने रोने में गुजार दी और सुबह होने से पहले मैं कमरे में आ गई, क्योंकि मैं किसी के मन में भी शंका नहीं डालना चाहती थी। जैसे ही कमरे में आकर देखा तो दिनेश भी मेरी तरह गुमसुम थे। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने मन में इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि इसमें दिनेश का कोई दोष नहीं है। जैसे ही मैंने खुद को दिनेश की जगह रखा तो मुझे सब समझ में आ गया। मैंने दिनेश का हाथ थाम लिया और उनके गले लग गई। दिनेश को शायद विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन ये सच था। अब तो दिनेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। शायद वो अपने जीवन में पहली बार इतना खुश हुए थे। अब मैंने इसे अपनी किस्मत समझ स्वीकार कर लिया था और दिनेश को स्वीकार करते हुए अपने जीवन की शुरुआत की। दूसरे दिन घर की सभी रस्मों को पूरा करते हुए एक बहू की तरह अपनी जिम्मेदारियों में लगी। मेरी सास को शायद कुछ अचंभा हो रहा था। वो मेरी तरफ बार बार देख रही थी। मुझे पता चल चुका था कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो इसी बात में डूबी थी कि मुझे दिनेश की सच्चाई जानकर कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ा, और अगर फ़र्क पड़ा है तो इस कदर इस घर में कैसे रुकी हुई हूँ। मैं उनके साथ बैठी, लेकिन मैंने कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उनके प्रति मेरे मन में अभी भी नफ़रत थी। उन्हें शादी से पहले सब कुछ बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। दिनेश का स्वभाव और विचार मुझे मजबूर कर रहे थे कि मैं उनकी तरफ खींची चली जाऊं। दिनेश दिन रात मेरी देखभाल करते, मेरे कुछ बोलने से पहले ही मेरी हर बात पूरी कर देते थे। फिल्में दिखाना, बाहर डिनर करवाना, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देता। मानो दिनेश की पूरी दुनिया में बन चुकी थी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था दिनेश का यूँ मेरी केयर करना। अब तो एक दिन बैठे बैठे मुझे अपनी सोच पर बहुत ही पछतावा हो रहा था, क्योंकि शादी की पहली रात जो मैंने दिनेश के साथ व्यवहार किया था, वह सोच सोच कर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि इतना अच्छा इंसान, इतने खुले विचारों वाला, सिर्फ उसकी इस कमज़ोरी की वजह से मैंने उसे छोड़ने का फैसला किया और ना जाने उसे क्या क्या बोल दिया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार के लिए किससे गलती नहीं होती, लेकिन उसके बाद मैंने दिनेश को अपना भी तो लिया था। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब तो दिनेश का मुझे बाहर ले जाना, अपने दोस्तों से मिलवाना, जैसे मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करते थे। मुझे कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं अपने मायके में नहीं, ससुराल में हूँ। वहीं दिनेश की माँ भी मेरी खूब ख्याल रखती थी। उन्हें देखकर कभी भी नहीं लगता था कि वह मेरी सास है। उनका इस कदर प्यार और अपनापन देखकर मैं उनकी गलती भी भूल चुकी थी, जो उन्होंने शादी से पहले ये बात छुपा कर की थी। लेकिन अब तो मैं अपने परिवार के साथ बिल्कुल खुश थी। मैंने और दिनेश ने फैसला किया कि हम लोग अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे, और वह नई शुरुआत थी एक बच्चा गोद लेने की। अनाथ आश्रम में जाकर एक बच्चा गोद लेंगे और उसे ही अपनी संतान मानकर पूरी दुनिया में उसको अपना नाम देंगे और उसकी देखभाल करते हुए एक अच्छा इंसान बनाएंगे। अब तो दिनेश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ चुकी थी, क्योंकि वह भी मेरे साथ खुद को एक आम इंसान ही मानने लगा था। हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हस्बैंड वाइफ बन चुके थे। मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए प्यार से समझाना और मेरे साथ अपनी सारी बातें शेयर करना मानो दिनेश की आदत बन चुकी थी, और मेरे लिए भी अब दिनेश का साथ बहुत ज़रूरी हो चुका था। मैंने अपनी सारी बातें दिनेश को बताना शुरू कर दी, और दिनेश मेरी हर प्रॉब्लम का हल निकालते हुए यूं ही हंसते खेलते हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी, तभी दिनेश घर पर आते हैं। दिनेश आज ऑफिस से जल्दी आ चुके थे। मैंने दिनेश से पूछा कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। तभी दिनेश ने कहा, मुझे काम के सिलसिले में दिल्ली जाना है और वहाँ पर मुझे 2 से 3 दिन लग जाएंगे। इतने में मेरी सास भी कमरे से बाहर आ गई और वह भी दिनेश से जल्दी आने का कारण पूछने लगी। तभी दिनेश ने कहा, मुझे दिल्ली जाना है 2-3 दिन के लिए, क्या तुम दोनों अकेले मैनेज कर पाओगी? तभी मैंने कहा, हाँ दिनेश, क्यों नहीं कर पाएंगे, और वैसे भी काम के सिलसिले में तो इधर उधर जाना रहता ही है, और वैसे भी हमारे आस पड़ोस इतना अच्छा है कि ज़रूरत पड़ने पर बहुत काम आते हैं। तभी मैंने दिनेश का बैग पैक किया और दिनेश ने दिल्ली जाने की तैयारी शुरू कर दी। खैर, ऐसे ही 2 से 3 दिन निकल गए। दिनेश आज वापस आ चुके थे। थकान के मारे दिनेश जल्दी ही सो गए। हमारी ज़्यादा कोई बात नहीं हो पाई और मैं भी जल्दी से ही सो गई। अगले दिन दिनेश ने अपनी दिल्ली के सारे रंग बताए और सारी बातें मुझसे शेयर की। उन्होंने वहाँ पर क्या किया और किन किन लोगों से मुलाकात की, ऐसे ही बातें करते करते मुझे नींद आ गई। मुझे पता ही नहीं चला। अब तो यह रोज़ाना का काम हो गया था। शाम को खाना खाने के बाद हम सबको दूध पीने की आदत थी। माँ जी को उनके कमरे में दूध देने के बाद मैं अपने कमरे में मेरे लिए और दिनेश के लिए अलग अलग गिलास में दूध लेकर आती थी। उसके बाद हम दोनों आपस में मिलकर दूध पीते
और दूध पीते ही मानो मेरा सर भारी सा होना शुरू हो जाता और मुझे कब नींद आ जाती मुझे कुछ पता नहीं चलता। कुछ दिनों तक तो मैंने इसे बिल्कुल भी गहराई से नहीं लिया। मुझे लगा कि थकान के मारे मुझे जल्दी नींद आ जाती है और वैसे भी पूरा दिन घर का काम और दिन में भी मैं नहीं सो पाती हूँ, तो रात को मुझे जल्दी नींद आ जाती है। लेकिन मुझे मन ही मन में खुद पर थोड़ा अजीब लग रहा था कि दिनेश बेचारे पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं और रात को मेरे साथ दिल की 4 बातें करने के लिए बैठते हैं और मैं जल्दी सो जाती हूँ। पता नहीं दिनेश को कैसा लगता होगा। फिर एक दिन मैंने दिनेश से कहा कि दिनेश, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मुझे दूध पीते ही नींद आने लगती है। शायद दिन भर के काम की थकान होती है, लेकिन आप इसे गलत मत समझना। तभी दिनेश हंसने लगे और कहा कि पगली, मैं कहाँ गलत समझ रहा हूँ। मुझे पता है तू पूरा दिन काम करते करते तुम थक जाती हो और रात को थोड़ी देर आराम फरमाती हो और तुम्हें कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। तभी हम दोनों थोड़ी ही देर ऐसे बातें करते रहे। फिर दिनेश ऑफिस के लिए निकल गए। लेकिन कुछ दिनों से मैं एक चीज़ बहुत ही गहराई से सोच रही थी कि रात को ऐसे जल्दी सो जाना और सुबह जब उठती तो मेरे शरीर में भी थोड़ी बहुत हलचल हुई होती थी, मानो किसी ने मुझे छुआ हो। सर भी मेरा पूरी तरह से भारी होता था, मानो मैंने कल रात बहुत ज़्यादा शराब पी ली हो। लेकिन फिर खुद पर हंस लेती कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, पता नहीं मेरे मन में क्या क्या ख्याल आ जाते हैं। खैर, मैं इन सब बातों को ध्यान में न रखते हुए काम में लग गई। अब ऐसे ही चलता रहा, मैंने इस बात पर गौर नहीं किया। एक दिन मैं घर में काम कर रही थी, तभी मुझे चक्कर आने शुरू हो गए और सोफे में बैठ गई। पता नहीं मुझे किस कारण चक्कर आ रहे थे, कहीं मेरे शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी तो नहीं हो गई। खैर, मैं अपने ही विचारों में बुने जा रही थी, तभी मैंने उठकर दवाई ली और वापस काम में लग गई। लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं आया, मानो मेरे तो चक्कर आने बढ़ ही रहे थे और साथ ही साथ मुझे उल्टियाँ भी शुरू हो गई। मैंने मेरी सास से कहा कि माँ जी, शायद मुझे बुखार आएगा, जिसकी वजह से मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है। तभी माँ ने कहा, बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, आराम कर लो, बाकी का बचा हुआ काम मैं कर लूँगी। लेकिन मैंने माँ से मना कर दिया कि नहीं, मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद वापस आकर यह काम निपटा दूंगी, आप मत करना। तभी मैं अपने कमरे में चली गई, आराम करने लगी। 1 घंटा आराम करने के बाद जब मैं वापस से बेड से उतरकर नीचे आई तो मुझे कोई आराम न मिला। फिर से वही चक्कर आना शुरू हो गया। मैंने अपने मन में कहा कि दवाइयों से भी ठीक नहीं हुआ, लगता है डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा और मैं डॉक्टर को दिखा आती हूँ ताकि कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। और वैसे भी घर में काम करने वाली मैं इकलौती थी। मेरी सास की भी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती थी, अक्सर उनके घुटनों में दर्द रहता था, जिसकी वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पाती थी। इसलिए अगर मैं भी ज़्यादा बीमार हो गई तो घर का काम कौन करेगा। और दिनेश को भी सुबह सुबह अपने काम पर जाना होता है और हमारा पूरा घर दिनेश के ही नौकरी से चलता है। मैं नहीं चाहती कि किसी के भी काम में कोई बाधा आए, इसलिए मैं जाकर डॉक्टर को दिखा आती हूँ। खैर मैं नहा धोकर डॉक्टर के क्लिनिक पर चली गई और डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया। तभी डॉक्टर बोली कि तुम अपने ब्लड जांच करवा लो और 1-2 घंटे बाद रिपोर्ट आ जाएगी, तब हम देखेंगे कि आपको क्या दिक्कत है। मैंने अपनी रिपोर्ट करवाई और घर आ गई। मैंने सोचा कि अभी टाइम है रिपोर्ट आने में, इसलिए घर चली जाती हूँ। घर आकर माँ जी को चाय बनाकर दी और 2-3 घंटे बाद डॉक्टर का फ़ोन आता है और उन्होंने मुझे अपने क्लिनिक पर बुलाया है और मेरे हाथ में रिपोर्ट देते हुए कहा कि बधाई हो, तुम माँ बनने वाली हो। यह सुनते ही मानो मेरी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। मैं तो पूरी तरह कांपने लगी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आखिर यह क्या बोल रहे हैं। जब यह खबर किसी विवाहिता को मिलती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन मेरे चेहरे पर तो दुखों का पहाड़ छा गया था। डॉक्टर ने मेरे चेहरे की उदासी देखते हुए कहा कि क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई। लेकिन मैं डॉक्टर को क्या बता सकती थी। खैर, उनके सामने मैंने झूठी खुशी का दिखावा करते हुए रिपोर्ट ले ली और कहा कि ठीक है, मैं घर चली जाती हूँ। और मैं अपने घर की तरफ चल पड़ी। अब तो मानो मेरा पूरा सिर चकरा रहा था। घबराहट के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो गया। दिनेश तो एक किन्नर है, तो भला मैं माँ कैसे बन सकती हूँ। और दिनेश के अलावा आज तक मैंने किसी भी लड़के को उस नज़र से नहीं देखा था। मैं अपने मरे कदमों से घर की तरफ चल पड़ी। मुझसे तो अपना एक कदम भी बढ़ाया नहीं जा रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे, मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि पता नहीं परिवार वाले क्या सोचेंगे। और सबको पता है कि दिनेश क्या है, और सबको जब यह खबर मिलेगी कि मैं गर्भवती हूँ तो पता नहीं वह लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पता नहीं मुझे क्या क्या बोलेंगे। मुझे चरित्रहीन साबित होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। खैर, सब लोगों के मन में जो मेरे लिए विश्वास था, सब लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं
मेरी हर बात मानते थे। वह सब मुझसे छीनने वाला था, मेरी बिना गलती के ही। लेकिन आखिर मैं ये सब किससे कहती। मेरे मन में आया कि मैं इस बारे में दिनेश से बात करूं, क्योंकि शादी से लेकर आज तक कोई भी दिक्कत आई हो तो दिनेश ने उसे सामना करने की मुझे हिम्मत दी है और मेरा साथ दिया है और हमेशा मुझे समझा। लेकिन फिर मेरे कदम वापस से रुक गए। मैंने सोचा कि कहीं दिनेश ने मेरा साथ देने से मना कर दिया तो, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसको पता चले कि उसकी पत्नी गर्भवती है बिना उसके छुए, तो कौन बर्दाश्त करेगा। खैर, जैसे तैसे मैं घर पहुंची और सीधा अपने कमरे में जाकर रोने लगी। थोड़ी ही देर बाद मेरी सास की आने की आवाज़ सुनी तो मैंने झट से अपने आंसू पोंछे और नॉर्मल हो गई, ताकि उन्हें किसी भी तरह का पता ना चल जाए। तभी मेरी सास आई और कहने लगी कि क्या हुआ बहू, रिपोर्ट ले आई ना, डॉक्टर ने क्या कहा, कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है ना। तभी मैंने कहा, नहीं नहीं माँ जी, बस थोड़ी बुखार की वजह से थकान हो रही थी, जिसकी वजह से कमज़ोरी के कारण मुझे चक्कर आने लगे थे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। तभी मेरी सास ने कहा, यह तो अच्छी बात है, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो और काम में ज़्यादा मत पड़ो, 2 दिन आराम करो और दिनेश को फ़ोन कर दो, वह तुम्हारे लिए ताज़ा और ताकतवर फल ले आएगा। मैं तो अपने मन में सोच रही थी कि आप जिस बहू का ख्याल रख रही हैं, जिस बहू के बारे में इतना सोच रही हैं, उसने तो अपना नाम ही डुबा दिया। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह बच्चा है किसका, और बार बार मेरी आंखों में आंसू टपक रहे थे। लेकिन वही मुझे खुद पर विश्वास था कि मैंने आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी कोई गलती है। फिर मेरे सामने वही बात फिर से आ गई कि जो रात को मेरा जल्दी सो जाना, सवेरे उठती तो मेरा सर इतना भारी होना और मेरे शरीर के साथ इस तरह की हलचल होना, मानो किसी ने मुझे गलत तरीके से छुआ हो और मेरे साथ कुछ किया हो। मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे साथ ज़रूर कुछ ना कुछ हो रहा है। मैंने अपनी सास से बात करने की सोची, लेकिन जब मैं उनके कमरे में बात करने के लिए गई तभी मेरे कदम वापस मोड़ लिए और मन में विचार किया कि उनकी तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं रहती है और अगर इन सब बातों को उन्हें बताया गया तो पता नहीं उनके साथ क्या हो जाएगा। अगर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मेरे लिए ही समस्या हो जाएगी। इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा और ना ही दिनेश से इस बारे में बात की। मैंने अपने मन में विचार किया कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वरना मैं आज तक इतनी जल्दी नहीं सोई, और कभी कभार घर में काम नहीं होता था तो ही मैं जल्दी सो जाती थी। भला उसे थकान का क्या मेल। खैर, अब तो मुझे पूरी सच्चाई जाननी थी कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा था। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि ज़रूर इसमें किसी और का हाथ है। अगर मुझे दूध पीते ही नींद आ जाती है तो दिनेश भी दूध पीते हैं और दिनेश को भी तो नींद आ जाती होगी, इसलिए हम दोनों सो जाते हैं और मेरे साथ कुछ गलत होता होगा। फिर मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना इन सब बातों का पता लगाया जाए कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। एक दिन मैंने विचार किया कि आज मैं बिना दूध पिए ही सो जाऊंगी और उसके बाद जो होगा वह अपने आप सामने आ जाएगा। रात का समय हुआ, खाना खाकर मैंने अपनी सास को उनके कमरे में दूध दिया और मेरा और दिनेश का दूध लेकर मैं अपने कमरे में आ गई और फिर मैंने एकदम से अपनी तबीयत ख़राब होने का बहाना बनाया। तभी दिनेश ने कहा, क्या हुआ। मैंने कहा कि रसोई घर में मेरी दवाई पड़ी है, प्लीज़ मुझे ला दो। तभी दिनेश रसोई घर में दवाई लेने चले गए और मैंने वह दूध खिड़की से बाहर की तरफ डाल दिया, खाली गिलास रख दिया। दिनेश ने कमरे में आकर देखा तो पूछा कि इतनी जल्दी दूध भी पी गई। मैंने कहा, हाँ, वैसे मुझे प्यास लग रही थी, पानी कमरे में था नहीं, इसलिए मैंने दूध ही पी लिया। दवाई दो, मैं ले लेती हूँ। मैं दवाई लेकर ऐसे नाटक करने लगी जैसे मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही हो। मैंने नींद आने का नाटक करते हुए सो गई और दिनेश ने भी मेरे को छू कर देखा तो उसे भी यही लगा कि मुझे नींद आ गई है। लेकिन उसके बाद कमरे में क्या हो रहा था मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं महसूस और सुन सकती थी। मैं देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला है और 2 से 3 लोग की बोलने की आवाज़ आने लगी। उसमें से दिनेश भी कुछ बोल रहा था, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ कुछ साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। वह फुसफुसा कर बोल रहे थे। उसके बाद मैंने देखा कि एक आदमी मेरे पास आता है और मेरे कपड़ों को उतारने की कोशिश करने लगता है। तभी मुझे बर्दाश्त ना हुआ और मैंने झट से अपनी आंखें खोल दी। मुझे एकदम से जागता हुआ देखकर दिनेश और उन लोगों के तो होश उड़ गए। वह लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। दिनेश ने कहा, अरे नेहा, तुम्हें तो नींद आई हुई थी ना। मैंने कस कर दिनेश को एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला कि यह सब क्या हो रहा था। इतने में मेरी सास भी वहाँ पर आ जाती है।
उनको यह सब समझ में नहीं आ रहा था। वह कहने लगी, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी मैंने अपनी सास से कहा कि यह सब तो आप अपने बेटे से पूछिए, और मैंने उन्हें सारी बात कह डाली। तभी मेरी सास ने दिनेश का हाथ पकड़ा और बोला कि क्या चल रहा था यह सब। तभी दिनेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मेरे पैरों में गिर जाता है और कहने लगता है कि नेहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कुछ दिन पहले मैं जब दिल्ली गया था तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि तुम एक किन्नर हो और तेरी पत्नी तुझे सुख तो दे नहीं सकती है, और ना ही तुम अपनी पत्नी को, क्यों ना तुम उससे धंधा करवा कर पैसे कमाओ, इसमें भी तुम्हारा फ़ायदा है। वैसे भी तुम्हें तो इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे मन में उन्होंने पैसे का इतना लालच भर दिया कि मैं पूरी तरह से उनकी बातों में आ गया, और यहाँ आकर मैंने प्लान बनाया कि रोज़ रात को नेहा के दूध में नशे की दवाई मिला दूंगा, जिससे वह गहरी नींद में चली जाएगी, और उसके बाद लोगों को बुलवाकर उसके धंधा करवा लूँगा। और काफ़ी दिनों से मैं यही इसके साथ कर रहा था। काफ़ी पैसे भी बन गए थे। बैठे बैठे इतने पैसे बनते देख मेरे मन में और भी लालच आ गया और मैंने यह काम जारी रखा। तभी दिनेश कहने लगा कि मैं पहले एकदम सही था, लेकिन जब मैं दिल्ली गया उसके बाद मेरे दोस्तों की बातों में आने के बाद मैंने अपना वजूद ही खो दिया। तभी मैंने अपनी सास से कहा कि उस दिन जब मैं चक्कर की वजह से चेकअप कराने गई थी तो उसमें आया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मुझे तभी से शक हो गया था कि मेरे साथ ज़रूर कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि यह दिनेश तो किन्नर था और मुझे इसके अलावा किसी ने भी आज तक नहीं छुआ, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। इसलिए मैंने सब बातों का पता लगाने के लिए आज बिना दूध पिए सोने का प्लान बनाया और मेरे सामने सारी सच्चाई आ गई। तभी मेरी सास ने भी दिनेश से एक तमाचा जड़ दिया और कहा कि तुम्हारी शादी नेहा से इसलिए कराई कि तुम अपने जीवन में अकेले ना रहो, तुम्हें भी जीवन साथी मिले और तुम एक बच्चा गोद लेकर अपने जीवन को खुशी से जियो, और तुम्हें इस कमज़ोरी में भी संभालने वाली इतनी अच्छी पत्नी मिल गई जो हमेशा तुम्हारे साथ देती, तुम्हारा इतना ख्याल रखती थी। फिर भी तुम्हें रास नहीं आया। मैं कमरे से बाहर आ गई और रोते हुए सोचने लगी कि मैंने जिस पर विश्वास किया, जिसकी कमज़ोरी को जानते हुए भी उसका साथ दिया, उसी ने चंद पैसों के लिए इतनी घटिया हरकत कर डाली। इतना शरीफ इंसान और अच्छा दिखने वाला दिनेश इस हद तक जा सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। और मेरी आंखों में आंसू और मन में दुख के अलावा कुछ भी नहीं था। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।